हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस किया था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये मानना था कि जब कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जो एलील्स होते हैं किसी जीन्स के वो एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, ऐसा कहना था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। वहीं पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें ये बताता है कि जब एलील्स सेग्रीगेट होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, तो किसी एक एलील का या एक जीन का जो सेग्रीगेशन पैटर्न होता है वो किसी दूसरे जीन के सेग्रीगेशन पैटर्न को अफेक्ट नहीं करता है। तो अभी तक हम लोगों ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने परफॉर्म किया था फॉर 7 years कंसिडरिंग 7 कैरेक्टर्स हैविंग 14 वेराइटीज़, और उसके ऑब्जर्वेशन के आधार पे मेंडल ने जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए थे उन सारे लॉज को हमने देखा। अब हम लोग चलेंगे अपने इस लेक्चर के कंटिन्यूड पार्ट में और शुरुआत करेंगे पोस्ट मेंडेलियन एरा की। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट मेंडेलियन एरा। पोस्ट मेंडेलियन एरा में ब्रॉडली हम लोग इस एरा को दो फेजेस में बांटेंगे। पहले फेज़ में हम लोग उन सारे एग्जाम्पल्स को कोट करेंगे जहाँ पे मेंडलिज्म अप्लाई नहीं होता, जहाँ पे मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई नहीं होती और जहाँ पे मेंडल की लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई नहीं होती। तो उन सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग लिस्ट आउट करेंगे जहाँ जहाँ पे मेंडलिज्म अप्लाई नहीं होता, जो कि होगा हमारा फर्स्ट फेज़ पोस्ट मेंडेलियन एरा का। और फिर हम लोग चलेंगे पोस्ट मेंडेलियन एरा के सेकेंड फेज़ में, जहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे मॉर्गन के कॉन्सेप्ट, लिंकेज के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो एक्सप्लेन करता है कि क्यों इन सर्टेन केसेस मेंडलिज्म इज़ नॉट अप्लाइड। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पोस्ट मेंडेलियन एरा के फर्स्ट फेज़ के साथ, और इसको हम लोग नाम देने वाले हैं इस फेज़ को जीन इंटरैक्शंस। बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान किसी एक जीन का सेग्रीगेशन पैटर्न किसी दूसरे जीन के सेग्रीगेशन पैटर्न को अफेक्ट नहीं करता है, ऐसा मेंडल का मानना था। बट बाद की स्टडीज़ में पता चला कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जीन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। और जो चीज़ मेंडल डिस्कवर नहीं कर पाए थे पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वो यही टॉपिक था जीन के इंटरेक्शन का। आज हम जानते हैं कि जीन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जीन्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है जिसको हम लिंकेज के नाम से जानते हैं। तो आज हमें ये सारी चीज़ें पता है, बट मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए और जो ऑब्जर्वेशंस थे उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर उन्होंने जीन के बीच इंटरेक्शन होने को नोटिस नहीं कर पाया। तो जीन इंटरेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, और जीन के इंटरेक्शन को हम लोग 2 लेवल्स पे पढ़ेंगे। फर्स्ट विल बी इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, एंड सेकेंड इज इंटरजेनिक इंटरेक्शन। अगर बात करें इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की, तो इस केस में बच्चों होता ये है कि 2 डिफरेंट जीन, 2 एलील्स ऑफ सेम जीन। एक्चुअली इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में होता क्या है, एक ही जीन के 2 एलील्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और कुछ ऐसा रेशियोज प्रोड्यूस करते हैं जो कि डिफरेंट होता है मेंडेलियन रेशियोज से। To produce ratios different from तो इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन में एक ही जीन के 2 अलग अलग एलील आपस में इंटरेक्ट करके कुछ ऐसा रेशियो प्रोड्यूस करते हैं जो डिफरेंट होता है मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो से।
वही बात करें अगर हम लोग इंटरजेनिक इंटरेक्शन की, तो यहाँ पे होता है कि दो डिफरेंट जीन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और डिफरेंट जीन आपस में इंटरेक्ट करके कुछ ऐसा रेशियो प्रोड्यूस करते हैं जो मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो से डिफरेंट होता है। सो इस केस में टू डिफरेंट जीन्स interact with each other which is different from Mendelian dihybrid ratio. अब ये जो इंटरजेनिक इंट्रैक्शन है, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटर एलिलिक इंट्रैक्शन। इसे हम इंटर एलिलिक इंटरैक्शन भी कहते हैं। And the intergenic interaction is also known as non-allelic interaction. अब इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन के अंदर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, जैसे वी विल स्टडी हेयर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन के अंदर हम लोग कुछ फिनोमेना देखेंगे, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन वी विल स्टडी कोडोमिनेंस, देन वी विल स्टडी प्लियोट्रोपी, एंड एक और केस हम लोग देखेंगे यहाँ पे साथ ही साथ मल्टीपल एलेलिज्म का। वहीं पे अगर हम लोग बात करें इंटरजेनिक इंट्रैक्शन की, जहाँ पे दो डिफरेंट जीन आपस में इंटरेक्ट करके कुछ ऐसा रेशियो प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मेंडेलियन डाईहाइब्रिड रेशियो, इनके केस में हम लोग फिनोमेना पढ़ेंगे लाइक कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, epistasis, and we will discuss some phenomena like polygenic inheritance. तो आपको मैं नटशेल में ये बता दूं कि इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन it is the limitation to the Mendelian monohybrid cross ratios, and intergenic interaction it is limitation to the Mendelian dihybrid cross ratios. यानी कि इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन से मेंडेलियन के मेंडलिज्म के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आने वाले जो लॉज थे उनको चैलेंज मिलेगी, और इंटरजेनिक इंट्रैक्शन से जो मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस से आने वाला लॉ था विच हैपन्स टू बी द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको चैलेंज मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं बच्चों फिर से एक बार कि मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें मेंडल के दो लॉज ऑब्टेन हुए थे। द फर्स्ट वन वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकेंड वन वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को यूनिवर्सल माना जाता है और हम ये मान के चलते हैं कि उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन से हमें जो लिमिटेशंस मिलने वाले हैं, जो चैलेंजेस मिलने वाले हैं, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए होने वाले हैं। वही हम बात करें इंटरजेनिक इंट्रैक्शन से जो हमें चैलेंजेस मिलने वाले हैं, वो चैलेंज करेंगे मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन द डिफरेंट फिनोमेना दैट वी हैव मेंशन्ड हियर, starting with the incomplete dominance. So first phenomena that we will discuss here is incomplete dominance. बच्चों आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस जब पढ़ा तो आपने ये स्टडी किया कि आउट ऑफ टू ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर
सिर्फ एक ही पेरेंटल कैरेक्टर जो होता है वो प्रोजेनी के अंदर अपीयर होता है, और जो कैरेक्टर अपीयर होता है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। बट एक्सपेरिमेंट जब किया जा रहा था मिराबिलिस जलापा के ऊपर, जिसको कि आप गुलेबंस भी कहते हैं। सो दिस प्लांट हैव फ्लावर्स हैविंग 2 वैरायटीज। इस प्लांट के फ्लावर्स की बात करें तो रेड कलर के फ्लावर वाले प्लांट्स थे एंड वाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट्स थे। तो जब प्योर रेड प्लांट वाले प्लांट्स को, रेड फ्लावर वाले प्लांट्स को क्रॉस किया गया वाइट प्लांट वाले फ्लावर वाले प्लांट्स के साथ, तो F1 प्रोजेनी के अंदर क्या देखा गया कि जब ये दोनों गैमेट्स फ्यूज हुए, तो आपको पता होगा बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि सिंस रेड इज द डोमिनेंस ओवर वाइट, तो F1 प्रोजेनी आनी चाहिए थी कैसी, आइदर ऑफ द पेरेंट्स, या तो रेड आनी चाहिए थी या फिर वाइट आनी चाहिए थी, और F1 प्रोजेनी में जो भी कैरेक्टर अपीयर होता उसको हम डोमिनेंट मान लेते। बट क्या देखने को मिला यहाँ पे, ये जो F1 प्रोजेनी अपीयर हुई थी दैट वाज पिंक। होना क्या चाहिए था बच्चों, वन ऑफ द पेरेंट्स इज रेड, अनदर पेरेंट्स इज वाइट, और F1 प्रोजेनी को आइदर ऑफ द पेरेंट्स इट शुड हैव रिजेंबल्ड। बट हुआ क्या कि कैरेक्टर जो आ गया वो फ्लावर के अंदर ना ही कंप्लीटली रेड आया और ना ही कंप्लीटली वाइट आया, एक इंटरमीडिएट कलर आ गया एंड दैट इज पिंक। सो F1 प्रोजेनी वाज पिंक। फिर आपको पता है कि जब F1 प्रोजेनी ऑब्टेन होती है तो फिर उनकी सेल्फिंग कराई जाती है। तो जब इन पिंक फ्लावर वाले प्लांट्स को आपस में क्रॉस किया गया, तो पिनेट स्क्वायर की मदद से हम लोग इनके डिफरेंट जीनोटाइप और फिनोटाइप्स निकाल सकते हैं प्रोजेनीज की। तो जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई गई तो क्या देखा गया कि प्रोजेनी के अंदर 3 अलग अलग टाइप के फ्लावर आए। पहले तो जीनोटाइप्स की बात करें तो 3 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप आप देख सकते हो यहाँ पे ऑब्टेन हुए, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। एंड देन वी हैव आउट ऑफ 4 देयर इज 1 प्लांट जो होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप शो कर रहा था। आउट ऑफ 4 देयर वाज 2 प्लांट्स जो हेट्रोजाइगस थे, एंड आउट ऑफ 4 प्लांट्स देयर वाज 1 प्लांट जो रिसेसिव था। अब फिनोटाइप्स की बात करें तो ये तो जीनोटिपिक रेशियो हो गया F2 जनरेशन का। अब फिनोटाइप की बात करें तो दिस होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट इट शोज रेड कलर। ये जो हेट्रोजाइगस प्लांट है इट शोज पिंक कलर, एंड अगेन ये जो रिसेसिव है इट शोज वाइट कलर। और इनकी रेशियो क्या है बच्चों, 1:2:1। आपको याद होगा जब हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडी किया था तो F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आता था, जो कि यहाँ पे भी ऑब्टेन हुआ। लेकिन फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, F2 जनरेशन में, मेंडेलियन क्रॉस में F2 जनरेशन की रेशियो जो हुआ करती थी वो 3:1 की होती थी। बट यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो आया है वो 1:2:1 का आया है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस। साथ ही में सेम देखा गया जब स्नैपड्रैगन एग्जाम्पल, अगर हम लोग इसके कुछ अदर एग्जाम्पल्स को प्लॉट करें जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं, तो स्नैपड्रैगन के अंदर भी सेम केस देखने को मिला। स्नैपड्रैगन प्लांट विच इज़ ऑल्सो नोन एज द डॉग प्लांट, तो इनके पास भी फ्लावर्स की 2 वैरायटीज़ थी, रेड कलर एंड वाइट कलर। और जब इन प्लांट्स को आपस में क्रॉस किया गया तो स्नैपड्रैगन प्लांट में भी देखने को मिला कि जो प्रोजेनी थी वो हो गई पिंक कलर की। और जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 यानी कि सेम आया F2 जनरेशन के केस में, जो कि मेंडेलियन रेशियो में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आया करता था। कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करें तो एंडालुसियन फाउल के अंदर ये देखने को मिला कि जब ब्लैक कोट या ब्लैक फर वाले फाउल को क्रॉस किया गया वाइट फर वाले के साथ,
तो F1 प्रोजेनी में या तो ब्लैक आना चाहिए था या फिर वाइट आना चाहिए था, बट हुआ क्या कि F1 प्रोजेनी ब्लू अपीयर हुए। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कि नाइदर ऑफ द पेरेंट्स शोइंग इट्स कंप्लीट कैरेक्टर इन F1 प्रोजेनी। तो इसीलिए इस केस को कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई दिस इंटरमीडिएट कलर हैज अराइव्ड। ऐसा क्यों हुआ कि रेड या वाइट इन दोनों में से कोई ना आके कोई इंटरमीडिएट कलर आ गया। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें जो रेड कलर वाले प्लांट थे तो इनके पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, तो ये होमोजाइगस कंडीशन के कारण इनके पास 2 डोमिनेंट जीन थे, और जो हेट्रोजाइगस प्लांट्स थे उनके पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उसके ऊपर दोनों के दोनों जीन रिसेसिव थे। सो डोमिनेंट जीन, आपको पता है कि जीन अंडरगोज अ प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो जीन के ट्रांसक्रिप्शन से mRNA का फॉर्मेशन होता है, एंड mRNA अपॉन ट्रांसलेशन फॉर्म्स प्रोटीन, एंड इस प्रोटीन से बनती है एंजाइम, एंड एंजाइम्स परफॉर्म्स सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शन टू गिव अस सम कैरेक्टर्स। अब इस केस में आप देखोगे तो देयर आर 2 डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट। तो दोनों डोमिनेंट जीन के कारण एंजाइम्स का फॉर्मेशन अबंडेंट अमाउंट में हुआ, जिसके कारण कैरेक्टर जो आया वो काफ़ी इंटेंस आया, एंड वो कैरेक्टर क्या था, रेडनेस। वहीं पे अगर बात करें जीन के अंदर मॉडिफिकेशंस आने की वजह से जीन रिसेसिव जब हो गए तब इन्होंने एंजाइम बनाना बंद कर दिया, और एंजाइम के ना आने की वजह से ये रेड कलर अब इस केस में अपीयर नहीं हो पाया। दैट्स वाई दे बिकम वाइट इन कलर। वहीं पे अगर बात करें हेट्रोजाइगस कंडीशन की, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर आप ये तो देख रहे हो कि एक डोमिनेंट जीन तो प्रेजेंट है, उससे एंजाइम बना तो, बट रिसेसिव जीन दैट वाज नॉट एबल टू फॉर्म एनी एंजाइम। तो यानी कि यहाँ पे एंजाइम फॉर्म तो हुआ बट बहुत लेस क्वांटिटी में, जिसके वजह से कैरेक्टर की इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई, यानी कि रेड कलर जो एक्सप्रेशन में आना चाहिए था F1 जनरेशन में वो पिंक आ गया। Now after dealing with the case of incomplete dominance, here we will discuss the case of codominance. जैसा कि बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने देखा कि दोनों में से किसी भी पेरेंट का कैरेक्टर F1 प्रोजेनी के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ जाता है। वही बात करें अगर कोडोमिनेंस की, तो कोडोमिनेंस के अंदर आप देखोगे कि जो दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो एक साथ एक्सप्रेस कर जाते हैं और F1 जनरेशन के अंदर, और इसीलिए इस फिनोमेना को नाम दिया गया है कोडोमिनेंस का। सो लेट अस टेक द एग्जांपल कोडोमिनेंस को समझने के लिए, कोट कलर इन कैटल्स। So when the black coat color cattle was crossed with white coat color cattle, black के लिए we can take it as capital V, white के लिए we can take it as small b. Gametes में only capital V will be present from this side, and इनके gametes में only small b will be present, and जब इन gametes की fusion होगी तो heterozygous condition आएगी। अब आप क्या देखते हो कि इस केस में क्या हुआ कि प्रोजेनी ना ही कंप्लीटली ब्लैक हुई ना ही कंप्लीटली वाइट हुई, यानी कि एक मिक्स ऑफ कलर आ गया, जिसको कि आप रोन टाइप कह सकते हो, यानी कि बोथ ब्लैक एंड वाइट बोथ अपीयर टुगेदर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों में से कोई नहीं आता था, कोई इंटरमीडिएट कलर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे दोनों के दोनों जो प्रोजेनी थी उसके स्किन कलर, उसका कोट कलर ब्लैक जैसा भी था एंड वाइट जैसा भी था। अब अगर हम लोग देखें
जब F1 प्रोजेनी को आपस में क्रॉस किया गया, इनकी सेल्फिंग की गई, तो कैसे जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स ऑब्टेन हुए? तो उसके लिए हम लोग प्यूनेट स्क्वायर का यूज करेंगे। आप देख सकते हो यहां पे 3 टाइप की जीनोटाइप ऑब्टेन हुई है। द जीनोटाइप्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट बी, हेटेरोजाइगस एंड द रिसेसिव बी। ये 1 out of 4, दिस इज 2 out of 4 एंड दिस वन इज ऑल्सो 1 out of 4। अब फिनोटाइप्स की बात करें तो दिस वॉज ब्लैक इन कलर। द हेटेरोजाइगस कंडीशन शोज रोन टाइप, यानी कि ब्लैक और वाइट के पैचेस होंगे यहाँ पे, एंड स्मॉल बी रिप्रेजेंट्स वाइट इन कलर। ये आप देख सकते हो 1 out of 4, दिस इज 2 out of 4 एंड दिस इज अगेन 1 out of 4। तो इस केस में बच्चों आप देख सकते हो कि F1 प्रोजेनी के अंदर अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि F1 प्रोजेनी के अंदर दोनों पेरेंट में से किसी एक ही का कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, सॉरी, द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस सजेस्ट अस कि F1 प्रोजेनी के अंदर दोनों में से किसी भी पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस अपने आप को नहीं करता है और कोई एक इंटरमीडिएट कलर या इंटरमीडिएट कैरेक्टर वहाँ पे आ जाता है, दैट इज़ ब्लेंडिंग हो जाती है कैरेक्टर की। वहीं पे अगर बात करें कोडोमिनेंस की, तो कोडोमिनेंस के केस में दोनों के दोनों पैरेंटल कैरेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर जाते हैं F1 प्रोजेनी के अंदर। दोनों केसेस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में एंड कोडोमिनेंस के केस में, दोनों केसेस में आपने अभी देखा कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम आता है एंड दैट कम्स आउट टू बी 1:2:1। सम अदर एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें, जो कोडोमिनेंस शो करते हैं, तो AB ब्लड ग्रुप, this can be taken as an example of codominance, and carrier of sickle cell anemia, इस केस में जो जीनोटाइप होती है इंडिविजुअल की, दैट इज IA एंड IB। आई जीन के ऊपर 2 एलील्स हैं, A एंड B, एंड इस केस में HBA एंड HBS, ऐसा जीनोटाइप होता है इंडिविजुअल का। सो ये हमने बच्चों केस देखा कोडोमिनेंस का। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग केस डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलेलिज्म की। सो लेट्स स्टार्ट विथ मल्टीपल एलेलिज्म। मेंडल जनरली ये अज्यूम करके चलते थे, आपको याद भी होगा हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, जहाँ पे मेंडल का ये मानना था कि जो पेयर्ड फैक्टर होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। बट ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, मेंडल ने कभी ये अज्यूम नहीं किया या उनकी ये थ्योरी नहीं आई कि किसी एक जीन का 2 से ज़्यादा फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकता है। बट बाद में जब चीज़ें और ज़्यादा डेप्थ में जानी गई तो पता चला कि कई बार जीन जो होते हैं वो 2 से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड द फिनोमेना इन विच मल्टीपल एलील्स ऑफ अ जीन कैन बी सीन, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलेलिज्म। सो वी कैन डिफाइन इट एज existence of a gene in more than 2 forms। किसी भी जीन का 2 से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलिज्म। एंड मल्टीपल एलिज्म को स्टडी करने के लिए आपको एक पूरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि आपको पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी। इसको समझने के लिए वी विल टेक एग्जांपल ऑफ आई जीन, जो कि हमारे ABO ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। अब इस केस में बच्चों आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आई जीन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, IA, IB, एंड द थर्ड फॉर्म इज
IO। अगर हम बात करें IA की, तो इट शोज कोडोमिनेंस विथ जीन IB। वही IA shows dominance over IO and IB also shows dominance over IO. So this is the case. Now इस केस में हम लोग देखते हैं पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या हैं एंड उस जीनोटाइप से रिलेटेड क्या क्या फिनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं। सो लेट अस लिस्ट आउट फर्स्ट द पॉसिबल जीनोटाइप्स। तो अगर जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस की बात करें आई जीन के केस में, तो जो पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं दैट कैन बी IA होमोजाइगस, और इट कैन बी IA with IO, or it can be IA with IB, then IB homozygous and IB heterozygous with IO, and then IO. So ये सारी पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकती है इस केस में। सो 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स आर देयर। अगर हम बात करें फिनोटाइप्स की, तो चाहे आप ये केस लो या ये केस लो, इन दोनों केस में जो फिनोटाइप आने वाला है यानी कि ब्लड ग्रुप की बात करें, तो इस केस में द ब्लड ग्रुप विल बी ब्लड ग्रुप A। इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप A होगा। वही बात करें इस केस की IA IB, तो आपको पता है कि IA एंड IB शोज टुगेदर कोडोमिनेंस। तो इस केस में द एंटीजेंस ऑन द RBC सरफेस विल बी A एंड B एज वेल। तो पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB होगा। अगर बात करें इस केस की, तो IB होमोजाइगस के कारण ब्लड ग्रुप B होना तो बनता है, बट आपको पता है कि IB जीन इज डोमिनेंट ओवर IO। इसके कारण दोनों केसेस में द ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन विल बी B। एंड IO की बात करें तो इस केस में ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल का होगा दैट विल बी O ब्लड ग्रुप। सो इन केस ऑफ मल्टीपल एलिज्म देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन अप्रॉक्स 6 टाइप ऑफ, मतलब कि अगर बात करें 3, अगर आपके पास वेरिएंट्स हैं, 3 डिफरेंट एलील्स हैं, तो 6 जीनोटाइप एंड वहाँ पे 4 पॉसिबल फिनोटाइप्स अवेलेबल हैं। तो इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन में बच्चों आज हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्टडी किया, कोडोमिनेंस स्टडी किया एंड मल्टीपल एलिज्म स्टडी किया। बच्चों अगले आने वाले क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे प्लियोट्रॉपी, और साथ ही साथ हम लोग स्टडी करेंगे इंटरजेनिक इंट्रैक्शन, जहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फिनोमेना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, एपिस्टासिस एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।